Good afternoon, students. So today we will discuss about epidemiology. एपिडेमियोलॉजी पढ़ने से पहले हम पहले 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. सबसे पहले है हमारा एंडेमिक. एंडेमिक इज़ द इन्फेक्शन लिमिटेड विद इन ए पॉपुलेशन और लोकल कम्युनिटी. तो एंडेमिक वो होता है जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर लोगों में या पर्टिकुलर एरिया में जो डिजीज़ या इन्फेक्शन पाया जाता है. फिर आता है हमारा एपिडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक इज़ ए सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ मोर देन आर एक्सपेक्टेशन. किसी भी डिजीज़ का सडनली स्प्रेड होना ओवर ए बिग पॉपुलेशन. ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन में जो है डिजीज़ का आउटब्रेक होना उसको कहते हैं हम एपिडेमिक. या लार्ज एरिया में डिजीज़ का स्प्रेड होना उसको कहते हैं हम एपिडेमिक. अब आता है हमारा पेंडेमिक. जब कोई एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड फैल जाता है तो उसको कहते हैं हम पेंडेमिक. तो पेंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट हैज़ स्प्रेड थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशंस अक्रॉस ए लार्ज रीजन और वर्ल्ड वाइड. अब मीनिंग क्या है एपिडेमियोलॉजी का? एपिडेमियोलॉजी बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बनी है. फर्स्ट इज एपी, सेकंड इज डेमोस एंड थर्ड इज लोगोस. एपी मीन्स अमंग, डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस. तो स्टडी ऑफ व्हाट? पीपल? नो, एक्चुअली स्टडी ऑफ पीपल इज डेमोग्राफी. ठीक है, तो इसमें हम एपिडेमियोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ व्हाट अमंग पीपल. पीपल, लोगों के में क्या स्टडी करनी है हमने एपिडेमियोलॉजी में? तो आंसर इज डिजीज़. तो स्टडी ऑफ डिजीज़ अमंग पीपल इज़ कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी. तो अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आते हैं हमारे हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स, he is known as father of medicine. He is the first epidemiologist. ठीक है, जो पहले एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो थे हिपोक्रेट्स. ऑल्सो वो ऐसे पहले पर्सन थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन अकरेंस ऑफ डिजीज़ एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. मतलब कि जिन्होंने इन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को एग्ज़ामिन किया कि भाई डिज़ीज़ जो हो रहा है और उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स का और डिज़ीज़ के होने में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये जो इसका एग्ज़ामिन सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने किया था. ऑल्सो उन्होंने ये 2 टर्म्स सबसे पहले दी थी. कौन कौन सी? एंडेमिक और एपिडेमिक, जो मैंने अभी आपको बताई है. तो ये जो टर्म्स दी थी वो हिपोक्रेट्स ने दी थी. उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे डॉक्टर जॉन स्नो. डॉक्टर जॉन स्नो, ही इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी. जो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ते हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी. उन्होंने क्या किया था? ही इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेज ऑफ द कॉलेरा इन लंडन इन 19th century. देन कमिंग टू द definition of epidemiology. Definition of epidemiology, it was given by John M. Last in 1988, and the definition is: epidemiology is the study of frequency, distribution and determinants of health related states or events in specified population and the application of the study टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स. क्या क्या चीज़ आई है इसमें, इस डेफिनेशन में? क्या क्या स्टडी करनी है हमें स्टडी करनी है फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. ठीक है, हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी भी डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी, डिज़ीज़ का बोला गया है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं और उसकी एप्लीकेशन, इस स्टडी की एप्लीकेशन हम किस में करेंगे? फॉर कंट्रोलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स.
ठीक है, प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एक एक करके हम ये वर्ड्स को पता करते हैं कि इनका मतलब क्या है। इसमें स्टडी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन किसे बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी किस लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो एक एक करके हम ये पढ़ते हैं। तो स्टडी में क्या इंक्लूड होगा, हम या तो सर्वे के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, या कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन है ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि जो हम मान के चल रहे हैं ये सही है या गलत है। हम इस पे रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने के बाद हमारा पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था वो सही था या गलत था, कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टडी करने को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। देन एनालिटिकल रिसर्च के थ्रू भी कर सकते हैं, देन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं कोई भी स्टडी। तो इस तरीके से होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि भाई किसी भी डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे है, कि किस सीज़न में आता है कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़, ठीक है। किसी डिज़ीज़ का कोई पर्टिकुलर सीज़न है या पर्टिकुलर ईयर है, कोई टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। पर्सन्स में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पर्सन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो एज के अकॉर्डिंग और एक जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एज में कोई डिज़ीज़ होता है, जैसे बचपन में जो है हमारा ये पोलियो जो है हमारा बचपन में होता है, ठीक है। लेकिन जो हाइपरटेंशन जैसी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी डिजीज़ हैं, ये हमारी बेसिकली मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज के बाद ही होती है। तो इसी तरीके से जेंडर, किसी मतलब मेल्स में कौन सी डिजीज़ जो है ज़्यादा होती हैं और फीमेल्स में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा मिलती हैं, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डिजीज़ का। फिर प्लेसेस में कैसे, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई डिज़ीज़ ज़्यादा मिलता है, किसी दूसरी जगह कोई डिज़ीज़ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जैसे हिली एरियाज़ में अलग तरह के डिजीज़ मिलेंगे, और आप अगर जो है सी शोर वाले एरियाज़ में जाओ, ठीक है, डेजर्टेड एरियाज़ में जाओ, तो वहाँ पे एक अलग तरह के डिजीज़ मिलेंगे। स्लम्स में अलग मिलेंगे, और जो है आपके वेल टू डू जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको अलग तरह के डिजीज़ मिलेंगे। उसके बाद क्लासेस ऑफ पीपल अफेक्टेड, क्लासेस ऑफ पीपल में वही आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक, जो है हमारा हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जिनका, उनमें अलग तरह के डिजीज़ मिलते हैं। मिडिल क्लास वालों के अलग तरह के डिजीज़ होते हैं, और पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में अलग तरह के डिजीज़ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि इनकी वजह से जो है ये कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो रहा है। कॉजेटिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स हम इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, फिज़िकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और बिहेवियरल फैक्टर्स। फिर आते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स किसको कहा गया है? ये हम डिजीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। डिज़ीज़ जो है हमारे पर्टिकुलर, या कॉज ऑफ डिज़ीज़, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, क्या है वो हमारा, या कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा कोई जो है गलत बिहेवियर सच एज़ यूज़ ऑफ टबैको, पॉजिटिव हेल्थ स्टेट कितनी है, ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ कितनी है। उसके बाद रिएक्शन टू प्रिवेंटिव रिजीम्स, लोगों का एटीट्यूड कैसा है,
ठीक है। रिएक्शंस कैसे हैं, प्रिवेंटिव अगर रेजीम्स उनको दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट अगर उनको प्रिवेंटिव दिया जाता है तो, एंड प्रोविज़न एंड यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैसा है हमारा। तो ये होते सारे हमारे आते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स में। उसके बाद स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हमारा जो है इट इंक्लूड्स दोज विद आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑक्यूपेशनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जो आपके कोल माइन में जो वर्कर्स काम करते हैं, कोल माइन वाले वर्कर्स में ज़्यादातर हमें लंग कैंसर के चांसेस मिलते हैं। उसी के अपोजिट अगर हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो ऑफिशियल वर्क, जो लोग जिनका बैठने का काम है, ऑफिस वर्क है, ठीक है, उन लोगों में ज़्यादातर हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस मिलते हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, इस तरीके के डिजीज़ेस ज़्यादा मिलेंगे। तो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन का मतलब है वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिसमें पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ेस मिलते हैं अलग अलग। उसके बाद है एप्लीकेशन टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इस सारी स्टडी का एप्लीकेशन हम प्रिवेंशन और कंट्रोल में किस लिए करते हैं, तो इसका एम है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर हेल्थ, ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और रिस्टोर कर सकें। तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट आ गया है आपका एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे पहले है हमारा स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, सेकंड इज स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, एंड थर्ड इज स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है किसी भी डिजीज़ का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ पैटर्न्स इन वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय 3 तरीके से होता है। एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक प्लेस के अकॉर्डिंग और एक पर्सन के अकॉर्डिंग। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मलेरिया, डेंगू, ठीक है, ये टाइप के डिजीज़ हैं, ये पर्टिकुलरली आपको दिखेंगे रेनी सीजन में ज़्यादा इंडिया में, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है मलेरिया और डेंगू का। उस टाइम पे इन जो मलेरिया या डेंगू के केसेस हैं उनकी रिपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है ये रेनी सीजन में मिलती है, ठीक है। और जो भी आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होते हैं वो ज़्यादातर आपको विंटर सीजन में मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपको स्प्रिंग सीजन में भी मिलेंगे वो, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को जैसे अस्थमेटिक एंड ऑल दैट है, हे फीवर हो गया, तो इस टाइप के डिजीज़ जो है आपको कब मिलेंगे, स्प्रिंग सीजन में मिलेंगे। तो एक डिजीज़ पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद है प्लेस मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो पर्टिकुलर डिजीज़ ज़्यादा है या कम है, ठीक है, कौन सा डिजीज़ किस पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, इस तरह के जो है हम पैटर्न इसमें स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सबसे पहले जो H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू का जो केस आया था वो हमें सबसे पहले कहाँ दिखा, केरला में दिखा। केरला में मोस्टली जो है हमें पर्टिकुलर रीजंस हैं, हमारे 2 जो है सिटीज़ हैं केरला में, वहाँ ज़्यादा दिखने को मिले, उसके बाद वो बाद में फैल गया, ठीक है। इसी तरीके से जो HIV है हमारा या एड्स जिसे हम कहते हैं, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है हमारा कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर साउदर्न इंडिया जो है यानी कि साउदर्न स्टेट्स जो हैं हमारे इंडिया के, उनमें ज़्यादातर मिला है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी इंडिया में है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्सन
और इसमें है हमारा कि पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हमारा कैसे हम डिज़ीज़ पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी आपको बताया था कि सेक्स के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मेल्स में कौन कौन से डिजीज़ ज़्यादा मिलते हैं, फीमेल्स में कौन कौन से डिजीज़ ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैंसर ले लेते हैं। कैंसर में हम देखते हैं कि लंग कैंसर या ऑरल कैंसर देखें तो हमारा मेल्स में ज़्यादा मिलेगा, और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर देखें तो हमारा फीमेल्स में ज़्यादा मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू सेक्स। और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एज जो है डिज़ीज़ पैटर्न को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि पोलियो हमारा जो है चिल्ड्रन में मिलता है, और हमारा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो ज़्यादातर हमारे जो है मोर देन 40 या 45 ईयर्स ऑफ एज हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये सारी डिजीज़, ठीक है, इवन कैंसर ऑल्सो। उसके बाद है स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। अब हम डिटर्मिनेंट्स यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स यानी कि कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज और रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज़, इसमें हम करते हैं। इसमें जब हम कोई भी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर आई हैव शॉन कॉजेज ऑफ कैंसर, लाइक डाइट की वजह से कैंसर होता है 35%, सबसे ज़्यादा डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है। सेकंड है टबैको च्यूइंग की वजह से 30% जो है लोगों को कैंसर होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। एंड सनलाइट की वजह से 10%, अदर कॉजेज़ आर 10%, वायरसेस की वजह से 7%, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स की वजह से 4%, एंड कॉजेज़ ऑफ कैंसर अल्कोहल की वजह से और रेडिएशन की वजह से 3% एंड 1%, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं हमारे जो हम स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ में करते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे देखेंगे कि भाई कोई डिजीज़ कितनी बार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं प्रिवेलेंस और इंसिडेंस रेट के थ्रू, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इंसिडेंस होता है हमारा जो हमारे नए केसेस हैं किसी भी डिज़ीज़ के, और प्रेवलेंस होता है कि टोटल केसेस, पुराने केसेस किसी पहले कभी हुए हैं और प्लस में नए जो अभी केसेस रिसेंटली हमें फाइंड आउट किए हैं हमने, तो ये सारे मिला के प्रेवलेंस देखा जाता है, और इंसिडेंस होता है सिर्फ नए केसेस के थ्रू। तो नेक्स्ट है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं एपिडेमियोलॉजी के। पहला है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, किस लिए हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी क्यों करते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, ताकि हम किसी भी डिज़ीज़ का या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें कि कितनी फैली हुई, कहाँ कहाँ फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एंड मैग्नीट्यूड कितनी फैली हुई है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद दूसरा है कि कोई भी रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजी मीन्स कॉज, रीज़न, कॉजेटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर किसी भी डिज़ीज़ के होने का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर है थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड डेटा असेंशियल टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड सेटिंग प्रायोरिटीज़ अमंग दोज सर्विसेज। कोई भी, अब ये दोनों चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली, डिस्क्राइब कर ली कि भाई बीमारी कितनी, कोई भी डिज़ीज़ है क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका और कितना फैला हुआ है और उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। अब इस डेटा को हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले तो हम प्लान करेंगे कि अब हमें करना क्या है इसको प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। फिर हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर लास्ट में हम उन सर्विसेज को जो हमने इम्प्लीमेंट की हैं उनको हम इवेल्युएट करेंगे कि भाई इसका आउटकम क्या रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, क्या रहा हमारा,
ठीक है। तो उसी हिसाब से हम सर्विसेज की प्रायोरिटीज़ सेट कर सकते हैं और इस तरह हम प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो अल्टीमेट जो एम होगा एपिडेमियोलॉजी का वो क्या होगा? टू एलिमिनेट और रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स consequences। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके consequences, उसके रिजल्ट को एलिमिनेट करना, हटा देना या फिर कम कर देना, ठीक है। या और दूसरा है टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज ए होल। हेल्थ को प्रमोट करना और एज ए होल सोसाइटी की देखभाल करना, वेलबींग, अच्छी तरह जो है हमारी सोसाइटी की ग्रोथ हो, इस चीज़ को देखना, हेल्दी सोसाइटी रहे हमारी। तो ये हो गए हमारे एम। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस या फिर आप कह सकते हो यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो यूजेस क्या क्या है एपिडेमियोलॉजी को के? क्या सबसे पहला यूज़ है कि हम डिज़ीज़ के कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ीज़ किस लिए हो रहा है, क्या कॉजेटिव एजेंट है, क्या रीज़न है इसके पीछे, टू फाइंड कॉजेशन ऑफ द डिज़ीज़, कॉज पता करना। उसके बाद टू डिस्क्राइब नेचुरल हिस्ट्री। डिज़ीज़ की नेचुरल हिस्ट्री क्या है कि भाई कोई भी डिज़ीज़, एक नया डिज़ीज़ आया और उसकी हिस्ट्री पता करेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे है, कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, कैसे फैलता है, सब ये इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, कि वो कैसी उनकी हैबिट्स है, उस हिसाब से कैसी उनकी हेल्थ है, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को यूज़ करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन। जो हमने इंटरवेंशंस दी हैं, कोई भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं फॉर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और एनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज को इवेल्युएट करने में हम यूज़ कर सकते हैं, या कम्युनिटी डायग्नोसिस को बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये जो डिज़ीज़ है ये कैसे, क्या है ये डिज़ीज़, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी डायग्नोसिस, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। उसके बाद प्लानिंग और एवेल्युएशन हम कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से, कि भाई अगर हमें पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी का डायग्नोसिस पता लग गया तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर लेंगे और उस हिसाब से हम एवेल्युएट भी कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेट एपिडेमिक्स ऑफ अननोन एटियोलॉजी। कोई भी एपिडेमिक को महामारी को इन्वेस्टिगेट करना जिसका कि रीज़न नहीं पता है, कॉज नहीं पता है, अननोन कॉज है, जिसका अननोन एटियोलॉजी है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देन एलुसिडेट मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। एलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन, किसी भी डिज़ीज़ ट्रांसमिशन के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि डिज़ीज़ किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। कैसे है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है कि टच करने से, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है कि भाई किसी के कपड़ों को टच कर लिया, ठीक है, किसी सरफेस को टच कर लिया जो कि पहले की कंटामिनेटेड पर्सन ने टच किया हुआ है, ठीक है, तो वो होती है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इस मैकेनिज़्म का पता लगाने के लिए, तो ये सारे हमारे यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी हो गए। द नेक्स्ट इज़ अप्रोचेस इन एपिडेमियोलॉजी। अप्रोचेस इन एपिडेमियोलॉजी में आता है हमारे दो तरह के अप्रोच होते हैं कि किस तरह से हम जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो तरह की अप्रोच जो है जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है वो दो मेजर फाउंडेशंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा आस्किंग क्वेश्चन, एक तो हम पहले क्वेश्चंस पूछेंगे कि, और दूसरा मेकिंग कंपैरिजन, या तो क्वेश्चंस पूछ के या कंपैरिजन करके, ठीक है, कि भाई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जब हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम
हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए या कुछ हम कंपैरिजंस होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस हैं क्या क्या। तो सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो एक तो वो हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा हेल्थ एक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। तो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, डिजीज़ क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना फैला है, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ फैला है, व्हेन डिड इट हैपन, कब फैला है, हु आर अफेक्टेड, इससे कौन कौन अफेक्ट हुआ है, पॉपुलेशन कौन कौन सी अफेक्ट हुई है, वाई डिड इट हैपन, ये क्यों फैला है, क्या रीज़न है इसका, कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एक्शन से रिलेटेड को क्या क्वेश्चंस पुट अप करेंगे हम पूछेंगे कि व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसको कैसे रोका जा सकता है, व्हाट एक्शंस शुड बी टेकन बाय कम्युनिटी इटसेल्फ, कम्युनिटी के लोगों ने इसे रोकने के लिए या इसे कंट्रोल करने के लिए खुद क्या एक्शंस लिए हैं, ठीक है, खुद क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। तो व्हाट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इस एक्शन लेने के लिए रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम क्या क्या सोर्सेज चाहिए, ठीक है। व्हाट डिफ़िकल्टीज़ में अराइज एंड हाउ दे माइट बी ओवरकम, कौन कौन सी जो है डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस हम बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट एंड रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन हम पूछेंगे लोगों से या खुद से, ठीक है। उसके बाद मेकिंग कंपैरिजंस, सेकंड जो है हमारा फाउंडेशन फॉर एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज़ मेकिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, द बेसिक अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज़ टू मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। सबसे बेसिक जो अप्रोच है एपिडेमियोलॉजी की, किस तरीके से हम एपिडेमियोलॉजी तक पहुंच सकते हैं, वो है कि कंपैरिजन करना है किसी भी दो ग्रुप्स में या किसी भी दो चीज़ों में, और ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, अनुमान निकालना है उनमें से, ठीक है। इन्फ्रेंसेस मतलब अनुमान। By making comparisons, epidemiologist tries to find out the crucial differences in host and environment factors between those affected and non-affected. Comparison करके जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है कि होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है, अफेक्टेड में और नॉन अफेक्टेड में। फॉर एग्जाम्पल, अगेन द सेम एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। तो इसका जो है हम ये देखेंगे कि भाई जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है उन्हीं को लंग कैंसर हो रहा है, या फिर जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहा है उनको भी लंग कैंसर हो रहा है, या जो लंग कैंसर वाले जो जितने भी हमारे पास अवेलेबल सैंपल्स हैं, अवेलेबल केसेस हैं, उन्होंने सबने सिगरेट स्मोकिंग की थी तभी उनको लंग कैंसर हुआ है, या कोई और भी रीज़न है इसके पीछे। तो ये कंपैरिजंस हम जो है उनमें करेंगे। तो कंपैरिजन कैन बी डन इन बिटवीन टू ग्रुप्स और मोर, ये दो ग्रुप्स या उससे ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है कंपैरिजन। उनमें से एक ग्रुप में को डिज़ीज़ होना चाहिए और दूसरे ग्रुप को डिज़ीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्कोप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो स्कोप्स क्या क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के, कहाँ कहाँ एपिडेमियोलॉजी यूज़ होती है, वो है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, जोग्राफिकल एपिडेमियोलॉजी, सोशल एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिकल एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी। ये स्कोप्स हैं कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज़ करते हैं एपिडेमियोलॉजी को। उसके बाद यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग में एपिडेमियोलॉजी का क्या यूज़ होता है। तो एपिडेमियोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेसिक साइंस एप्लीकेबल टू नर्सिंग।
By knowing about uses of epidemiology, community health nurse can set priorities for health programs according to immediate health needs. जब हम epidemiology के यूज़ हमें पता होंगे तो एक community health nurse प्रायोरिटीज सेट कर सकती है कि किस हेल्थ प्रोग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, टू मीट द इमीडिएट नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. उसके बाद शी कैन यूटिलाइज health resources more effectively by giving more emphasis to the urgent health problems needing attention. उसके बाद कि भाई कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम अर्जेंट है, किसके लिए जो है अर्जेंटली हमें अटेंशन देनी चाहिए, उस हिसाब से हेल्थ रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है इफ़ेक्टिवली. थर्ड है शी कैन प्लान द स्ट्रेटजीज टू मीट द न्यू हेल्थ नीड्स. वो नई जो हेल्थ नीड्स हैं लोगों की, कम्युनिटी की, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज प्लान कर सकती है ताकि वो उनको पूरा कर सके. और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम शी कैन डिसाइड अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ एक्शंस और मेजर्स टू बी टेकन सो एज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ अहेड ऑफ टाइम. किसी भी डिज़ीज़ को टाइम से पहले ही रोकने और कंट्रोल करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ एक्शंस हैं या अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ एक्शंस है या कोई मेजर्स है या कोई एक्टिविटीज़ है या कोई स्टेप्स है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि वो उसको कौन से स्टेप्स जो हैं लेने चाहिए, ठीक है, कौन से पहले लेने चाहिए, कौन से बाद में लेने चाहिए, ताकि वो टाइम से पहले ही किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके या कंट्रोल कर सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. In next lecture we will discuss about tools of measurement of epidemiology and types of epidemiology. Okay, thank you.